लेवल 1 सेट 2 होमवर्क दिया था अभी, एक्सरसाइज तो हो चुकी ना। बताओ भाई, डाउट्स 25। लेवल 1 सेट 2 में डाउट्स 34 35 34 35 35 सर वो। बेटा 34 यहाँ पे भी है। और बोलो 41 और बताइए 67 72 65 बोलो, आएंगे अभी। ऑनलाइन में से कोई इनके अलावा डाउट्स? ये तीनों बैच कंबाइंड है, बेस छोड़ दिया लोगों ने। बोर्ड आ रहा है क्या? बोर्ड ग्रुप में गया है मैसेज, व्हाट्सएप लिंक आया ना? एक में भी है तो सब में होगा। कर दोगे? नहीं तो धोखा होगा ना उनके साथ। और बताओ, और कोई? तो अभी क्या प्री बोर्ड है? प्री बोर्ड से इतना डर, यही है और कोई नहीं है डाउट? चलिए 25 सबसे पहला डाउट है। If a torch is used in place of a monochromatic light in Young's slit experiment, what will happen? Fringes will appear for a moment, then disappear. Fringes will appear as monochromatic light. Only bright fringe will appear. No fringes will appear. तुम सिर्फ कंफ्यूज करने का काम करते हो। तुमने आंसर चेक किया? सही है तुम्हारा? लॉजिक क्या है तुम्हारा? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, उन्होंने मोनोक्रोमेटिक टॉर्च यूज कर ली तो तुम ले लोगे अपनी सुविधा के हिसाब से। बताइए। नहीं, आंसर तो ठीक है पर क्यों नहीं होगी? सर यही अज्यूम किया कि टॉर्च में सारे अलग-अलग, अगर आप ये अज्यूम करते हो कि व्हाइट लाइट है इस वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, ये एक लॉजिक ठीक है। दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है कि टॉर्च की जो विड्थ है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्लिट की विड्थ जो हम लेते हैं, तो अगर काफी बड़ी ओपनिंग होगी तो फिर उसमें इंटरफेरेंस आपको नहीं दिखने वाला। समझ आया? फ्रिंज मतलब होता है कि आपको मैक्सिमा मिनिमा क्लियर कट दिखे। तो उसमें क्या होगा कि सेंट्रल मैक्सिमा तो सब कलर के लिए बन जाएगा, पर सबका अलग अलग मैक्सिमा होगा, तो ऐसा कह नहीं सकते कि फ्रिंज नहीं बनेगी, हर कलर की अलग फ्रिंज बनेगी, तो कंबाइंड हॉच पॉच दिखेगा कुछ स्क्रीन पे। पर अगर फ्रिंज नहीं बन रही तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि टॉर्च काफी बड़ी है। आपके पास टॉर्च है व्हाइट लाइट की, अगर अगर व्हाइट लाइट मान ले तो फिर तो ये लॉजिक लग जाएगा। हालांकि स्पेसिफाई करना चाहिए, है ना? हाँ, टॉर्च बोल दिया ना, एक टॉर्च ही यूज कर रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे होंगे, कह सकते हो। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बात ये पूरी तरह से, तो व्हाइट लाइट मान लो तो भी ठीक है ना? चलिए 34। In a YDSE, 12 fringes are observed to be formed at a certain segment of the screen when light of 600 is used. If the wavelength of 400 number of fringes observed will be. तो पहले जो फ्रिंज विड्थ होगी हो जाएगी लैम्डा 1 डी बाई डी, तो 12 फ्रिंज की विड्थ कितनी हो जाएगी? 12 बीटा 1। अब
वेवलेंथ चेंज करने से फ्रिंज विड्थ बदल जाएगी। तो मान लो कि उतनी ही विड्थ के अंदर n आ रही है, तो n बीटा 2, तो यहाँ से सिंपली आप कह सकते हो बीटा 1 बाय बीटा 2 इक्वल होगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, n बाय 12 के। यहाँ से आप n निकाल सकते हो। तो उसी रीजन में करना है, तो फ्रिंज विड्थ को इक्वल कर दो 35। In diffraction using a single slit, a slit width A is illuminated by white light. For red light, the first minima is obtained at theta 30 degree. Then value of A will be सर ये 35 नहीं है मेरे मॉड्यूल में। 35. In YDS, in YDS D is 5 lambda. Then the total number of maxima observed upon the screen will be. तो हमने निकाला था n क्या हो जाता है 2 d by lambda। अरे समझ आ रहा है, प्लस एक बीच में आता था, तो ये कितना आएगा 2 इंटू डी कितना है 5 लैम्डा। इसमें तो 11 आ रहा है ना इसके हिसाब से, तो जो इन्फिनिटी पे है उसको इन्होंने काउंट नहीं किया है, जैसे कि हम ऑप्शंस में देख ही रहे हैं। ठीक है, नहीं होगा ऐसा। आप अगर आता भी है तो इन्फिनिटी वाले काउंट मत करना। हाँ, इन्फिनिटी असलियत में इन्फिनिटी थोड़ी होता है, वो होता तो वहीं पे। हाँ, ये मान लेंगे एग्जैक्टली इन्फिनिटी पे तो फिर ऑब्जर्व नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना, तो 9 आ जाएगा। 41 For what distance is ray optics a good approximation when aperture is 4 millimeter wide and wavelength is 500 nanometer? कोई आइडिया नहीं, देखना पड़ेगा 41 का। ये एनसीईआरटी में दिया तो है, ये मुझे पता है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं रे ऑप्टिक्स के जो अप्रोक्सीमेशन है वो कब अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड ही है जो याद रखना होता है, अभी मेरे को याद नहीं है, पर देख के बता दो। yes z equals to a square by lambda। a स्क्वायर बाय लैम्डा। अच्छा, ये रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस के लिए 1.22 लैम्डा डी स्क्वायर कुछ करके फॉर्मूला आता है ना, जो आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। चलो, तो यहाँ नहीं लिखा है दोस्त। Distance up to which ray optics holds good is called तो मैं डाउट तो नहीं ना 47 बात है क्या फैक्चुअल है, क्या कहते हैं, तो तुमने देखा भी नहीं होगा ना, क्योंकि तुम आंसर तो चेक करते नहीं हो, तुम्हारा आंसर ही सही आंसर होता है। 65 The wavelength of light traveling in vacuum wave front, the angle made by the direction of propagation of light with the x-axis is x plus y plus z is equal to c। प्लेन की इक्वेशन है, उसके नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हो। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन से किससे, डायरेक्शन कोसाइन से निकाल सकते हो। मैथ्स की प्रॉब्लम है 3D वेक्टर ज्योमेट्री, समझ आ रहा है, अभी चल रहा होगा शायद। तो मैं ये बस इतना लिख देता हूँ, नॉर्मल टू प्लेन इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। 67 था इसके बाद। ये कौन पूछा है 72? पूछ कह रहे थे फिर, डाउट है अभी भी तो पूछा क्यों? 67 नोट्स में करा है ना 72 तो। 67 identical sources emit light in same phase same wavelength is 3 lambda. Maximum number, the maximum distance from P along the x-axis at which minimum intensity occurs। फिर से एक सिंपल क्वेश्चन, ऐसे तो कई सारे कर लिए थे शायद। P और Q, ये 3 लैम्डा है तो यहाँ पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा होगा, और इन्फिनिटी पे पार्ट डिफरेंस 0 होगा।
यहाँ कहीं 2 लैम्डा होगा, यहाँ लैम्डा होगा, यानी कि यहाँ पे आया होगा 2.5 लैम्डा, यहाँ आया होगा 1.5 लैम्डा, यहाँ होगा 0.5 लैम्डा। जहाँ 0.5 लैम्डा हो वो सबसे ज्यादा दूर जगह होगी जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी आपको मिलेगी। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या है? 0.5 लैम्डा। अब ये 3 लैम्डा आपको दिया गया है इस तरह से, तो पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास? क्यू से जो लाइट जाएगी वो तो कितना चलेगी? अंडर रूट ऑफ 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस x मान लेता हूँ। अरे समझ आ रहा है? यस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इक्वल आना चाहिए 0.5 लैम्डा। अरे समझ आया? x मिल जाएगा यहाँ से सॉल्व करके। और कोई डाउट? यही दिया था बस। चलिए क्वेश्चन करने थे हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, है ना? फटाफट करना शुरू करो। एक नया फीचर पता चला मुझे, स्टिकर भी है इसमें। कल बुधवार था, काफी खाली समय था। बताओ किसी को डाउट तो नहीं है जो भी पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? एक बार फिर से मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ। एक मेटेलिक सरफेस है, आप लाइट गिराते हो तो आने वाली लाइट की एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा या एच न्यू। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा गया कि सिर्फ तब होता है जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल के ऊपर गिरे। ऐसा क्यों? आप ऐसा मान लो कि हर मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे कहते हैं उसका वर्क फंक्शन। तो अगर उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी लेके फोटोन आता है तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो सीधे यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलती है कि आने वाले फोटोन की एनर्जी एच न्यू ये इक्वल होती है वर्क फंक्शन, जो कि पे करना पड़ जाता है वहां पे, प्लस बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिख सकती है। क्या होता है कि प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल तो गए पर वो दूसरी प्लेट पे पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार उनकी एनर्जी बहुत कम होती है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें ताकि हर इलेक्ट्रॉन जो प्लेट से निकल रहा है वो सामने वाली एनोड प्लेट पे पहुंचने लग जाए, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और सर्किट में करंट आता है जिसे हम फोटो करंट कहते हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले एनोड पे पहुंच जाते हैं तो मैक्सिमम करंट होता है, उसे कहा जाता है सैचुरेशन करंट। अब दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज है लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स पे कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ आने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ जाती है। तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे प्लेट से वो सेम रहते हैं। तो फिर सैचुरेशन करंट पे कोई चेंज नहीं आता। तो अगली चीज होती है इंटेंसिटी बढ़ाना। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देना। फोटॉन्स बढ़ाने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जिससे कि सैचुरेशन करंट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब इसी करंट को अगर आप कट ऑफ करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो आप उल्टा वोल्टेज अप्लाई करते हो। और जो वोल्टेज अप्लाई किया जाए ताकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी निकला था वो भी एनोड पे ना पहुंच पाए, तो उसे कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब सीधी सी बात है, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ते हैं, उससे फोटॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ती। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो बढ़ जाती है। तो उसे रोकने के लिए आपको ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाती है। क्यों क्यों बढ़ेगा? हाँ, किससे? कैसे? अगर हर सेकंड 10 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं। अब एक सेकंड का टाइम, मैं मान लो 10 सेकंड का टाइम लेता हूँ। एक यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकले और वो दूसरी प्लेट पे पहुंचते हैं 10 सेकंड बाद। तो आप करंट क्या कह देते हो? चार्ज जो फ्लो हुआ अपॉन टाइम जो लगा, तो 10 E/10। अब मान लो वो तेजी से पहुंच गए, पर फिर भी आप 10 सेकंड के लिए जब एवरेज करंट निकालोगे तो करंट तो कितना फ्लो किया? 10E/टाइम कितना लगा? 10। करंट क्या रहता है? सेम। उनके तेज चलने से फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सॉल्व करो।
अपन लोग HC को ले लेते हैं 12400 ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। बेटा थोड़ा सा तेज, क्या चाहिए बोलो, किसका फॉर्मूला चाहिए? फॉर्मूला याद वर्क फंक्शन पूछा है, वर्क फंक्शन क्या हो जाता है सीधे HC बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड, यानी कि 12400 बाय आपको दे रखा है 2750 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करने से कितना आ रहा है? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन। दूसरी चीज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकले हैं अभी जस्ट थ्रेशोल्ड गिराने से, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मजा आ रहा है? 0 होगी कि नहीं होगी? यस सर 0। तो फिर तो क्या ही बचेगा, फिर तो कोई आंसर ही नहीं आएगा ना। चलो ठीक है, अगर ये कहना चाहते हो कि इन्फानाइट भी तो नहीं कहेंगे ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन्फानाइट क्यों? मान लो मैंने 4.6 ही गिराया तो भी मैक्सिमम 0.1 ही होगी ना बेटा। अगर आपने 4.6 गिराई है तो मैक्सिमम 0.1 होगी, 4.7 गिराई है तो 0.2 होगी। तो स्पेसिफाई करना चाहिए, कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे आपने यही जस्ट गिराया है। तो मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0 होगी अगर इंसिडेंट वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड है। समझ आया? थर्ड बताइए, इस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, सिर्फ स्पीड की प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। कितना आ रहा है? 2.38 इलेक्ट्रॉन। कितना बेटा? 0.3 2.38। कोई दिक्कत? एकदम बेसिक आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना था। यहाँ कुछ फैला था क्या किसी क्लास में? यहाँ कुछ फैला है क्या? बस था यार यहाँ पे कुछ। हो गया क्या? अरे बोलो। यस। चलिए अगला क्वेश्चन। इम्पल्स, हाँ 9.1 वाला।
अरे कर पा रहे हो ना सब लोग, क्या कर रहे हो टाइम पास? फटाफट आ रहा होगा ना सबका? जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ। तो जो मोमेंटम में चेंज है वही तो क्या है, इम्पल्स है। √2m के, यही किया ना? बस वैल्यूज पुट करनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दोगे? 0.4 इंटू 1.6। जूल में लिखना मत भूलना, है ना? यही किया था। कितना है सॉल्व करके? इम्पल्स केजी मीटर पर सेकेंड। कोई समस्या किसी को? फटाफट थर्ड क्वेश्चन। जैसे वे ऑप्टिक्स का होमवर्क करके और नेक्स्ट डेट वाला होमवर्क भी करके आना, ताकि डिस्कशन जल्दी हो सके, है ना? बढ़िया। सर मैक्सिमम एनर्जी 1.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़िया, सही है। वर्क फंक्शन 5.3 इलेक्ट्रॉन। 1.5। 5 पॉइंट वर्क फंक्शन 5.3 और मैक्सिमम एनर्जी 1.58। हाँ यही ना? यस सर। तो दूसरा वर्क फंक्शन आपसे पूछा था। 5.4। बहुत ही आसान था यार ये। यस सर। 5.3 आया वर्क। कितना आया? 5. 5.3। अगला क्वेश्चन करो फटाफट।
रेडियस क्या होता है mv/bq, यस सर। यानी कि कह सकते हैं p/be। यहाँ p को लिख सकते हैं √2mk। रूट आएगा ना, रूट तो आएगा। नीचे दिखाएगा 1.6 का। कितना आ रहा था ये? 5 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे आर कितना आया? 3/। सिंपल टॉपिक है, समझ आ गया ना एकदम, कोई कुछ कर ही नहीं सकता और ज्यादा। चलो मैं जरा मोबाइल लिखा। चलो चलो टाइम मत वेस्ट करो, लिखते चलो। क्या दिया आपको? स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया, तो उससे क्या मिल जाएगा? के मैक्स कितना मैक्सिमम होगा? करंट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आया? और आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो अब आपको क्या चाहिए बस? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल क्यों पूछा है? क्या पागलपन है। एच न्यू पूछा है बस। के ई मैक्स पूछ सकते थे तो आ जाता, ठीक है ना। मतलब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, ताकि इतनी काइनेटिक एनर्जी रहे। यहाँ लिख लो, फाइंड इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, ताकि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मैक्स आए, ठीक है ना। तो इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अपॉन ई से डिवाइड कर देंगे। एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 5 + के मैक्स। ये 19 तो कट जाएगा ना नीचे से। ये तो ये हो गया आपका 2.7 + 3 5.7 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? चलो सिंपल क्वेश्चन। सिंपल है, होमवर्क कर सकते हो घर पे, है ना। अरे बस यही देखना है कि 6328 के लिए निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ। चाहो तो ये कर सकते हो, ये थोड़ा ठीक ठाक है। होमवर्क आगे हेडिंग लिखिए इसी में। आगे लिखो नंबर ऑफ फोटॉन्स
number of photons emitted by a source per second। तो वैसे तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए खुद ही से, पर मैं लिखा देता हूँ। तो मान लो हमारे पास एक पी पावर का सोर्स है, तो ये लाइट कैसे फेंकता है? क्या चारों तरफ फेंकता है? तो क्या ये फोटॉन्स भी चारों तरफ फेंक रहा होगा? क्या फोटॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा? बिल्कुल, समझ आया। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड कितने हैं, हमें एक चीज पता है कि एनर्जी ऑफ वन फोटॉन क्या होगी? h2 ये होगी hc/λ, है ना। और एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, एनर्जी एमिटेड बाय सोर्स पर सेकंड भी आपको पता है, पावर पर सेकंड, वही तो है पी। तो फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड क्या हो जाएगा? लिख लो फटाफट। अपॉन hc बराबर एन, ये सिंपली हो जाता है पी अपॉन hc/λ, या पी लैम्डा बाय hc। पढ़े आगे। आगे लिखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू अ सोर्स। तो ये हेडिंग हम देख चुके हैं पहले, है ना। पॉइंट सोर्स के लिए हमने इंटेंसिटी लिखी थी। और मान लो कि हमारे पास एक लाइट बीम दी हुई है, लाइट की अगर बीम है इस तरह से, इसका क्रॉस सेक्शन ये एरिया में दिया हुआ है एस। तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, इसी को आप क्या कह दोगे? इंटेंसिटी कह दोगे कि नहीं? yes ये लाइट बीम कह सकते हो इसे, या इसी को लेजर बीम भी कहा जाता है ना। तो अगर P पावर की लाइट है, इसमें पावर दे रखी है आपको, पावर ट्रांसमिटेड P है, तो इंटेंसिटी हम क्या बता सकते हैं? I, ये हो जाएगी P/S। बीम के आजू बाजू नहीं जाती लेजर भाई, लिखते जाओ। पॉइंट सोर्स के लिए बहुत बढ़िया। P पावर का अगर सोर्स है, एट ए डिस्टेंस R अगर आपको चाहिए, तो हम क्या कह देते हैं? इंटेंसिटी E/4 pi r। कुछ नया तो नहीं है। आगे लिखिए फोटोन फ्लक्स इन अ लाइट बीम। क्या मतलब होगा इसका? बिल्कुल, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो बीम के क्रॉस सेक्शन को कट कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम कह देते हैं फोटोन फ्लक्स। ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास ये बीम है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया में एस दे देता हूँ, और यहाँ से लैम्डा वेवलेंथ की लाइट जा रही है। तो अगर इससे आपका फोटोन फ्लक्स पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? पहले लिख लेते हैं, मतलब क्या होता है फोटॉन्स क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आपको पता है, इंटेंसिटी। तो फोटोन फ्लक्स को आप क्या कह सकते हो? सिंपली इंटेंसिटी अपॉन एक फोटोन की एनर्जी। कोई दिक्कत? एक फोटोन तो बेटा तो सर एक बार ऊपर कीजिए ना, पोल थोड़ा सा। पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख लें आप। होना तो यूनिट एरिया ही चाहिए। सर हाँ, सर थोड़ा ऊपर कीजिए। ऐसा तो पॉइंट सोर्स के लिए फोटोन फ्लक्स क्या होगा? वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सेम रहेगा अलग रहेगा? इससे अगर एट अ डिस्टेंस आर आपसे पूछा गया है फोटोन फ्लक्स, पी पावर है, आर डिस्टेंस पे आपको फोटोन फ्लक्स बताना है, सेम रहेगा? सिंपली हम क्या कह देंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एमिट हो रहे हैं टोटल, बोलो, टोटल फोटॉन्स जो कि एमिट किए जा रहे हैं वो होंगे पी अपॉन एच सी बाय लैम्डा। ये पूरे स्फीयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो आ जाएगा आपका फोटोन फ्लक्स, ये क्या आ जाएगा? लैम्डा बाय एच। पी लैम्डा बाय एच सी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो बस ध्यान रखना कि फोटोन फ्लक्स है क्या ये टर्म, ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कोई दिक्कत? आगे लिख लो, फोटोन डेंसिटी, फोटोन डेंसिटी इन अ बीम, यानी कि ये क्या हो जाता है, फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को कहा जाता है फोटोन डेंसिटी। तो मान लीजिए ये हमारी बीम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एस है, 1 मीटर पर यूनिट टाइम देखेंगे ना बेटा, कितना आगे बढ़ जाएगा कोई भी क्रॉस सेक्शन, सी की स्पीड से ही चलते हैं, समझ आ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर एस क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो 1 सेकंड में कितना आगे बढ़ गए होंगे, सी। तो इसमें कितने फोटॉन्स होंगे हमें वही तो बताना है, तो फोटोन डेंसिटी आप बता सकते हो,
क्या आ जाएगा हमारे पास? फोटोन फ्लक्स पता होना चाहिए, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम कितने फोटॉन से, इनटू हम क्या कर देंगे सिंपली सी। समझ आ रहा है? तो पुट करोगे वैल्यूज तो किसके इक्वल आ जाएगा? है लैम्डा बाय एच आ रहा है? नहीं, फोटोन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो पर यूनिट एरिया, ये तो पर यूनिट एरिया होते हैं ना यार, फाई एन तो। अरे तो टोटल फोटोन कितने होंगे? पाई एन इंटू एस। टोटल फोटोन, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं सुन भी लेता हूँ तुम। टोटल फोटॉन्स कितने होंगे इस वॉल्यूम के अंदर? वो हो जाएंगे फोटोन फ्लक्स, समझ आ रहा है, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया एस, और इनटू हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू सी नहीं करना पड़ेगा, इनटू एस करने से हमें मिलेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स टोटल एक सरफेस पे जो है ना। और एक सेकंड में कितना क्रॉस कर गया? हमें तो पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए होगा ना, यूनिट वॉल्यूम कैसे आएगी? ये हुआ कितना, फोटोन फ्लक्स कितना आया था, आई लैम्डा इंटू एस, तो डेंसिटी क्या होगी? अरे एक सेकंड का क्या मतलब, डेंसिटी के लिए एक सेकंड बताना होता है क्या? तो फिर बाय वॉल्यूम करना है ना आपको सीधे सीधे से, यही तो है ना जो क्रॉस कर रहे होंगे पर यूनिट टाइम में। अरे बोलो, नहीं समझ आया बेटा, यूनिट टाइम में इतने ही तो क्रॉस करते हैं ना, फोटोन फ्लक्स जितना, तो वही तो अभी क्रॉस करे हैं सिर्फ, और कोई तो है नहीं ना बीच में, क्योंकि अगला वाला तो जस्ट यहाँ पे पहुंचा होगा, तो इस वॉल्यूम में सिर्फ यही लोग तो हैं जो क्रॉस करके आगे गए होंगे। अरे नहीं समझ आ रहा, तो फोटोन डेंसिटी क्या कहोगे? रो पी, ये हो जाएगा सीधे आपका फाई एन इंटू एस बाय एस सी, हो जा रहा है, बाय वॉल्यूम। तो फोटोन डेंसिटी की वैल्यू आपको मिलती है फाई एन बाय सी, तो कट जाएगा ना, फोटोन फ्लक्स अपॉन स्पीड। अरे समझ आया होगा। लिख लिया, चलो क्वेश्चन। Calculate the number of photons emitted in 10 hours by a 60-watt sodium lamp. लैम्डा जिसके लिए दिया हुआ है 5893 एंगस्ट्रॉम। डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा दिया ना मैंने।
पढ़ोगे? हर जगह अलग अलग पढ़ोगे क्या? डी ब्रोगली वेवलेंथ हेडिंग लिखी है क्या हमने? शायद यार शर्म आनी चाहिए। टॉपिक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया इतना पूछ रहा हूँ बस। ईएम वेव्स में ही पढ़ाया होगा, और किसको पढ़ाएंगे? पता है ना सबको कि वेव पार्टिकल की तरह, पार्टिकल वेव की तरह, लैम्डा एच बाय पी, फोटोन का मोमेंटम एच बाय लैम्डा। यस मैं फिर से लिखाऊं क्या फॉर्मूले वापस से? पता है। ये सब लिखा है हमने, पक्का मेरे को विश्वास है। करो। सिंपल है। हाँ सर। 1 सेकंड में 60 जूल, तो 10 घंटे में इतनी एनर्जी है टोटल, अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन एच सी बाय लैम्डा। अरे समझ आ रहा है? अब बस कैलकुलेशन, वो आपका इंडिविजुअल स्पीड है, कर सकते हो आप। और क्या? तो 100 वाट सोडियम लैम्प emits light of wavelength 5890 angstrom uniformly in all directions. तो आपको बताना है फाइंड, पहली चीज, at what distance is the photon flux equal to 1 centimeter square, 1 photon per centimeter square second. करो करो। हम्म।
इसमें लैम्ब्डा बाय एफसी बाय पाई स्क्वायर यूज करेंगे। बेटा वो आपको सोचना है। हाँ वही आगे तो क्या है तो वही आपको करनी है भाई। अंडर रूट भी यही हो जाएगा फॉर्मूला। यस सर नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एमिटेड होंगे वो क्या हो जाएगा, सीधे क्या हो जाता है, फोटोन फ्लक्स क्या हो जाएगा, n/4πr², पॉइंट सोर्स के लिए ना, n फोटॉन्स अगर एमिट हो रहे हैं पर सेकंड अपॉन 4πr², n क्या हो जाएगा, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। समझ आया, मैंने बस पुट कर दिया। इसकी वैल्यू आपको चाहिए कितनी, 1 फोटोन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। तो यहां से मिलेगा 100 इंटू लैम्डा, जो कि कितना था 5890 एंगस्ट्रॉम अपॉन, तो मीटर में कर दिया अब क्या करें तो, अपॉन HC, उसको वो ले लो 12400, या आपकी मर्जी है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इसमें HC क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸ इंटू 4π इंटू r², समझ आ रहा है, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। अब सब सही है कि नहीं है, यहाँ से Yes. डायरेक्टली r निकाला जा सकता है। मेन चीज है प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को फोटॉन फ्लक्स कहा जाता है। कोई दिक्कत क्या आती है, 4.9 इंटू 10⁴ किलोमीटर्स। तो है सो है, ये है पहला पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए बताओ क्या करेंगे, फोटोन डेंसिटी, जल्दी बोलो यार। अरे फोटोन फ्लक्स बाय सी, अरे फोटोन फ्लक्स बाय सी तो था ना फॉर्मूला, देखो ना फॉर्मूला पीछे यही था कि, तो क्या आ गया आपके पास, 4.9 to 10⁴ to 10⁻³ by 3 into 10⁸8। जीरो पॉइंट 1667 क्या सॉल्व करने से कितना आ रहा है, 282 के करीब कुछ आ रहा है, ऐसा दिया गया 0.16। सर फोटोन फ्लक्स लिखें, क्या हुआ बेटा, सर फोटोन फ्लक्स लिखें, डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस तो हमें निकालनी थी ना, ये तो हमने क्या लिखा है, डेंसिटी, ये इक्वल किसका होना चाहिए, फोटोन डेंसिटी तो दे ही रखी है मैंने, तो ये क्या लिख दिया डायरेक्टली, ये तो इस डिस्टेंस का फोटोन फ्लक्स है, आपको तो वो डिस्टेंस ही निकालना है ना, तो वो तो क्या हो जाएगा सिंपली n/4πr², 1/c, ये इक्वल होना चाहिए 1। फोटोन डेंसिटी हमें ये चाहिए ना पर सेंटीमीटर क्यूब, या 1/10⁻⁻6 मीटर क्यूब, तो यहाँ से r आप निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी। आलसी हो यार तुम लोग, सॉल्व नहीं कर रहा कोई, अब रहने दो, एक्टिंग मत करो, वो भी इतनी गंदी एक्टिंग, बाप रे, सब एक साथ। टू 82 मीटर, तेज है, प्रैक्टिस के साथ काफी समय हो गया मुझे सॉल्व करते हुए। मेन चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला बेस्ड है, आपको बस ये याद रखना है फोटोन फ्लक्स कहाँ किससे जाता है, ठीक है ना। आगे लिखो, नहीं छोड़ूंगा मैं। रेडिएशन प्रेशर, क्या होगा रेडिएशन प्रेशर का मतलब बताइए,
लाइट जब किसी सरफेस के ऊपर गिरती है तो फोटॉन्स गिरते हैं। अगर फोटॉन्स का मोमेंटम चेंज हुआ यानी कि फोर्स आया, फोर्स की वजह से क्या आ जाता है, प्रेशर। तो दो केसेस होते हैं, पहला होता है आपका हेड ऑन कोलिजन या हेड ऑन इंसिडेंस। इसका मतलब हम समझ लेते हैं, इंसिडेंस इज नॉर्मल टू सरफेस। सरफेस से परपेंडिकुलर अगर कोई लाइट को गिरा रहा है तो उसे आप हेड ऑन इंसिडेंस कह सकते हो। तो मान लेते हैं हमारे पास एक मेटल है इस तरह से, या कोई भी सरफेस है, और उसके ऊपर लाइट गिराई जा रही है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा। तो क्या बता सकते हो, मोमेंटम ऑफ फोटोन बता सकते हो? मोमेंटम ऑफ फोटोन h/λ। इसे आप कह सकते हो h बाय लैम्डा, या आप कह सकते हो E बाय सी। ई जहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। अरे वही आ जाएगा, ई को एच सी बाय लैम्डा लिखोगे सी सी कट जाएगा। अब मान लो कि मैं आपसे यहाँ कहता हूँ कि फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन अगर ये फोटोन पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए तो आप क्या कह सकते हो? बोलो, फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। वो तो डायरेक्शन बताएगा, पर हमें ये पता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। समझ आया? तो अगर हम ये कह दें इफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई, if light of intensity I is incident on the surface, समझ आ रहा है? तो ये आपकी सरफेस हो गई, सरफेस एरिया में कह देता हूं S है, और लाइट जो गिर रही है वो इंटेंसिटी I की है। तो कितना फोर्स लग रहा होगा, क्या आप बता सकते हो? अरे बोलो, कितना फोर्स लगेगा? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी गिर रही है वो आपको पता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको पता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स ये क्या हो जाएंगे, I अपॉन एच सी बाय लैम्डा। तो इनका मोमेंटम जो हो जाएगा, टोटल मोमेंटम चेंज अगर मैं पूछता हूं, पहले लिख देते हैं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के केस में, या टोटल इंसिडेंट मोमेंटम लिख सकते हैं। तो आपको पता है टोटल इंसिडेंट मोमेंटम कितना है, कितना मोमेंटम पार्टिकल्स का इंसिडेंट हुआ है, वो जाएगा एक फोटोन का मोमेंटम h बाय लैम्डा इंटू टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स I अपॉन एच सी बाय लैम्डा। क्या बचा आपके पास, I बाय सी। कोई दिक्कत? तो अगर बोला जाए कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हुआ है यानी कि फोटोन आया p मोमेंटम लेकर, इनिशियल मोमेंटम अगर आप कहते हो p, तो फाइनल मोमेंटम क्या कहोगे, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, p ही है। तो फोर्स चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम यानी आपको कितना मिल जाएगा? अरे बोलो, तो एस करना भूल गए। नंबर ऑफ फोटोन निकालने थे, टोटल एरिया एस है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी जो गिर रही है पर यूनिट एरिया, तो टोटल एरिया पे इंटेंसिटी कितनी गिर रही होगी? अरे समझ आ रहा है? तो यहाँ भी एक ऐसा आना चाहिए था कि नहीं, चेंज इन मोमेंटम में ऐसा आना चाहिए था। तो फोर्स क्या हो जाएगा, आई सी बाय, तो प्रेशर जो जनरेट होगा वो कितना हो जाएगा, I/c।
I by C। क्वेश्चन किया था ना, हाँ, लाइट से पेपर हवा में लटका है। यह है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए। मुझे यहाँ पे बताओ अगर कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जाए तो? तुम तो बड़ा ही आसान बना दे रहे हो। लिखोगे नहीं क्या? मैं ही लिखूंगा बस। तो इसका मतलब क्या हुआ, P लाइट आई और यहां से रिफ्लेक्ट हुई P मोमेंटम से ही, तो P इनिशियल इसे मैं कह सकता हूँ P, और P फाइनल इसे मैं कह सकता हूँ -P। तो चेंज इन मोमेंटम जो हुआ वो कितना हुआ, 2P। अरे समझ आ रहा है? इस केस में जो प्रेशर जनरेट होगा वो ज्यादा होता है और वो होता है 2I/C। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सीधे सीधे याद रखना है। अगर किसी सरफेस पे इंटेंसिटी I की लाइट गिर रही है और पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जो प्रेशर जनरेट होता है वो हो जाता है I/C, और अगर पूरी तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो हो जाता है 2I/C। अरे समझ पा रहे हो? खत्म नहीं हो रहा। मान लो कि पार्शियल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या कहेंगे? अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे कह देता हूं कि ए जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ए, ये मान लो कि ए है, रिफ्लेक्टेड फ्रैक्शन बी है, ये है बी। अरे समझ आ रही है बात? और ए प्लस बी कितना है, 1, क्योंकि या तो एब्जॉर्ब हो रहा होगा या रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ए फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो रहा है, बी फ्रैक्शन, तुम रहने दो। तो प्रेशर कितना आ जाएगा आपके पास? अरे बोलो। अरे 8 टाइम्स I/C प्लस B टाइम्स, ऐसा कंपलसरी है कि A प्लस बी 1 होगा। हाँ, या तो एब्जॉर्ब हो रहा होगा या रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, है ना। ट्रांसमिशन का केस हम मानते नहीं है। क्या हुआ? 1 नहीं होगा? दो फ्रैक्शन के दो चीजों, अरे समझ आ रहा है रेडिएशन प्रेशर क्या है? किसी सरफेस के ऊपर अगर आप लाइट गिराते हो तो कितना प्रेशर जनरेट होता है? क्यों? क्योंकि फोटोन का मोमेंटम चेंज हुआ है, इसे कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। फॉर्मूला आपको याद रखना है फोटोन के मोमेंटम का, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेशर, कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए प्रेशर, पार्शियल एब्जॉर्प्शन या पार्शियल रिफ्लेक्शन के लिए प्रेशर। के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम अगली क्लास में, और भी थोड़ा सा टॉपिक है चलेगा। नेक्स्ट क्लास में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव पार्टिकल डुअलिटी खत्म हो जाएगा और हम शुरू करेंगे एक्सरे। थैंक यू। उसके बाद हम शुरू करेंगे न्यूक्लियर।